नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित 3 केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात। हिमाचल के विभिन्न विकास विषयों पर की चर्चा। 4 राज्यों में जीत के बाद जश्न में डूबी बीजेपी। शिमला में निकाली विजय रैली। शहरी विकास मंत्री सहित सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। मंत्री बोले, 2024 में फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार पर बोले विक्रमादित्य सिंह, राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर रही कमियां समय रहते दूर करने की जरूरत। सीएम जयराम ठाकुर के प्रदेश में बीजेपी मिशन रिपीट के बयान पर आशा कुमारी का पलटवार। कहा, सीएम पहले कर्मचारियों के सवालों का दे जवाब, उसके बाद करे मिशन रिपीट का दावा। पुलिस पे बैंड और माफिया राज पर मुकेश अग्निहोत्री ने घेरी सरकार। कहा, सरकार कॉन्ट्रैक्ट प्रथा करे खत्म, नियमित रूप से सभी विभागों में हो भर्ती। अब खबरें विस्तार से। 4 राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम जयराम ठाकुर ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर भी साझा की। वहीं उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर उन्होंने हिमाचल के विभिन्न विकास विषयों पर चर्चा की और सहयोग की अपेक्षा भी व्यक्त की। वहीं गृह मंत्री जी ने हिमाचल के विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के साथ भी मुलाकात की। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अब देश भर में भाजपा जश्न मना रही है। इसी कड़ी में शिमला में भी शुक्रवार को बीजेपी ने उपायुक्त कार्यालय से शेरे पंजाब तक विजय रैली निकाली, जिसमें शहरी विकास मंत्री सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर और पटाखे जलाकर जश्न मनाया। वहीं शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 4 राज्यों में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। वहीं उन्होंने दावा किया कि गुजरात और हिमाचल के चुनावों में भी बीजेपी जीत हासिल करेगी और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 22 करोड़ आबादी है और उस 22 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 5 वर्ष जो है वो शासन चलाया और उसके बाद जो है वो भारी बहुमत से, प्रचंड जो है वो बहुमत के साथ जो है द्वारा रिपीट किया है। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सभी स्थानों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है। जो कहा जाता था कि अभी एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर जो है वो परिवर्तन होता है, ये इस बार के चुनाव में दिखा दिया है कि अगर जो है वो कोई सरकार काम करती है तो उस काम के आधार पर जनता उसका समर्थन करती है। 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद प्रदेश भाजपा के महामंत्री त्रिलोक कपूर ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रवाद की जीत हुई है और षड्यंत्रकारियों की हार हुई है। वहीं त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 2024 के चुनावों में कांग्रेस देश के मानचित्र पर नजर नहीं आएगी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। ये जो हाल में ही 5 राज्य के चुनाव का परिणाम आया है, अगर इसको मैं संक्षिप्त में कहूं तो ये राष्ट्रवाद की जीत हुई है और षड्यंत्रकारियों की हार हुई है। इन चुनावों में जो नरेंद्र मोदी जी ने एक देश को मजबूती से नेतृत्व दिया है, जो कि एक गरीब से गरीब परिवार के लिए जो योजनाएं दी है, उस पर प्रदेश के इन राज्यों के जनता ने जो है मोहर लगाई है, आशीर्वाद के रूप में, विश्वास के रूप में। और जो हिमाचल, आपने कहा कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में कैसे इसको लिया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के हर परिवार, हर गरीब से गरीब परिवार के लोग चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी अब भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। उसका कारण क्या है कि जो वोट कौन करता है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति होता है, उसको वोट की वैल्यू का पता होता है, क्योंकि उसको पता कि जो हम वोट करेंगे उसका हमें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी की योजना क्या है कि सबसे जो पिछड़ा व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, चाहे वो वंचित हो, चाहे वो शोषित हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, जो पिछड़ा हो, उनके लिए कैसे हम आगे उसको मुख्य धारा में लेकर आए,
इस प्रकार की योजनाओं से नरेंद्र मोदी जी ने उनका दिल जीता है। ये तभी तो चारों राज्यों का जो परिणाम आया है, ये कोई जादू थोड़ी है, ये नरेंद्र मोदी जी का काम का करिश्मा है, ये मजबूत नेतृत्व का एक उदाहरण है। गोवा तीसरी बार रिपीट हो गया, यूपी दूसरी बार, मणिपुर दूसरी बार, उत्तराखंड दूसरी बार। तो छल थोड़ी किया था, छल करते तो दूसरी बार ना आते, ईमानदारी से सेवा की है। और हिमाचल प्रदेश में भी ये जो श्रृंखला चली है रिपीट इसकी पुनः वापसी की, उसमें हिमाचल प्रदेश भी जुड़ने वाला है। गुजरात तो पहले से जुड़ा है, हिमाचल प्रदेश निश्चित तौर पर मैं आपको आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कल के चुनाव परिणाम आने के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता गदगद हो गई है कि उनके अंदर एक जो संशय था कि क्या जो मोदी जी की योजना है सच में उनको बाकी जो राज्य उनको भी लाभ मिला कि नहीं मिला है, स्पष्ट हो गया है, उनको लाभ मिला है। और हिमाचल प्रदेश में उसका लाभ जो मिलेगा उसका परिणाम आपके सामने आएगा। कांग्रेस कल से पूरी तरह मूर्छित हो गई है, समझ नहीं आ रहा है कि किया करे तो करे क्या, वो लोगों के बीच में बोले तो बोले क्या बोले। वो तो कहती थी कि उत्तराखंड में हम आ रहे हैं, पंजाब में हम आ रहे हैं, गोवा में भी हम आ रहे हैं, यूपी में बोलते हैं कि रिमोट की चाबी हमारे पास आ रही है। लेकिन वहां क्या हुआ पंजाब में क्या हुआ आपके सामने। कांग्रेस है कहां बची, एक अब रह गया इनका राज्य राजस्थान, और महाराष्ट्र तो किसके सहारे पे चलिए, वो कभी भी जा सकती है। और राजस्थान में भी तैयारी है, जब चुनाव आएगा तो राजस्थान में वही होगा जो 4 राज्यों में हुआ है। और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं आपको कि 2023 के जब चुनाव होंगे तो देश का जो एक चित्र है, कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आएगी आपको। करारी हार तो नहीं मिली, हारे हम जरूर है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं उसके 2 कारण है इसकी जो समीक्षा हमने की है। एक ये था कि हमारा कार्यकर्ता अति उत्साह में हो गया था कि मंडी हमने 4 लाख से जीती है, हारेंगे तो कितने से हारेंगे, एक बात ये थी। दूसरा कि जो चारों को जो सीटें में चुनाव हुआ है वो किसी न किसी नेता के निधन के कारण सीटें जो है उन पर चुनाव हुआ है। और वहां पर श्रद्धांजलि समारोह चले, मंडी में राजा वीरभद्र सिंह की श्रद्धांजलि समारोह चला, हमारा कांगड़ा में जो चुनाव हुआ वो स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया जी का चला, अर्की में भी वही चला। क्या हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे नरेंद्र बरागटा जी, उनके पुत्र जी ने भी चुनाव लड़ा, तो वहां भी तो वो चला। ये मैं कह रहा हूं कि इस बार वो मुद्दा नहीं होगा, इस बार मुद्दा होगा विकास का, षड्यंत्र का मुद्दा नहीं होगा। षड्यंत्रकारियों को इस बार चारों राज्यों में निकाल दिया है। 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार के बाद विक्रमादित्य सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने जहां एक और राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर रही कमियों को भी स्वीकार किया, तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दूसरे राज्यों में जीत हासिल करने पर उत्साहित न होने की नसीहत दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। देखिए ऐसा है, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो परिणाम पिछले कल आए हैं, जनता जनार्दन जो है वो सर्वप्रिय है और जो भी वो फैसला सुनाती है हमको वो स्वीकार करना है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की राजनीति की बात है, हिमाचल प्रदेश की राजनीति हमेशा हटकर हुई है, हिमाचल प्रदेश के मुद्दों पे हुई है। हिमाचल प्रदेश में जो विकास अलग अलग सरकारों ने करवाया है उसके मुतल्लक हुई है। और निश्चित तौर से जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, इन वर्तमान चुनावों में जो अभी इनके परिणाम पिछले कल आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की स्थिति अलग अलग राज्यों में अच्छी नहीं रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैंने पिछले कल भी ये बात बड़े सॉफ्ट क्लियर वर्ड्स में कही, स्पष्ट शब्दों में कही कि कमियां संगठन के अंदर रही है, राष्ट्रीय स्तर पे भी रही और प्रदेश स्तर पे भी रही है। और अगर हम अपने हाईकमांड को धरातल की परिस्थितियों से जो है वो उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे या सच को छुपाने का कोशिश करेंगे या जो सच्चाई ज़मीन स्तर पे है या हमारे कार्यकर्ता जो आज निराश है पूरे प्रदेश में, अगर उनकी बातों को हम हाईकमांड के समक्ष अनफिल्टर्ड तरीके से नहीं रखेंगे तो हम अपने कर्तव्य में कहीं ना कहीं जो है वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी पीछे 4 चुनाव हिमाचल के अंदर हुए, एकता के साथ चुनाव लड़े गए और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। मैं यही कह सकता हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कोई बड़ा ना तो कार्यकर्ता हूँ ना कोई बड़ा नेता हूँ।
प्रदेश में अभी भी कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ कई नेता हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि हमको मिलकर लड़ाई लड़नी है, एकता के साथ लड़ाई लड़नी है। और जिस तरीके से हमने पिछले चुनावों में एक एकता का जो है एक प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में दिया, मुझे विश्वास है कि उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, सकारात्मक रूप से प्रदेश के मुद्दों को उठाते रहेंगे और सरकार को घेरने का कार्य करते रहेंगे। जहाँ पे सरकार अच्छा कार्य कर रही है, हमने सदन के अंदर उसमें सरकार का प्रशंसा की, सरकार का समर्थन किया, मगर जो मुद्दे हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं हैं उन पे हम हमेशा आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे। का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत मान सम्मान करता हूँ। मैं तो उनको यही निवेदन करूँगा कि आप अपने कार्यकाल पे और अपने सरकार पे ध्यान दें। आप किसी और राज्य की जीत से उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में जो वोट यहाँ पे आपकी सरकार को या आपकी पार्टी को पड़ेगा वो आपके किए हुए कार्यों के ऊपर पड़ेगा। और जैसा हमने कहा कि ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश सरकार की पिछले 4 सालों में नहीं रही है। अब इस बजट में इन्होंने जो है सबको मुफ्त राशन, मुफ्त गैस, मुफ्त हर चीज़ें बांटनी शुरू कर दी है। ये केवल जो है लोगों का एक किस्म से जो नाक कार्य नहीं हुए हैं, बड़े कार्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कार्य नहीं हुए हैं, उससे लोगों को का जो है ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की चीज़ें करी जा रही है। मगर उनको अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश का, जैसे मैंने कहा कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो देश से हटकर हैं और हम हिमाचलियत के नाम पे वोट जो है लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव में जाएंगे और सकारात्मक रूप से जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को विजय प्राप्त करवाने में हर संभव प्रयास। 4 राज्यों में बीजेपी के परचम लहराने के बाद प्रदेश में भी राजनीति गर्मा गई है, जिसको लेकर कांग्रेस की विधायक आशा कुमारी ने भी प्रदेश की जयराम सरकार पर तीखा प्रहार किया है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस की विधायक आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मिशन रिपीट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम पहले कर्मचारियों के सवालों का जवाब दें, उसके बाद मिशन रिपीट की बात करें। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी के हिमाचल में सत्ता हासिल करने के दावे को भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। कोई जीतता है तो दावे तो करता ही है। तो आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में उनका कोई वजूद नहीं है। जहाँ तक हिमाचल की जनता है, वास्तव में जो वोट होता है वो जनता के जो मूड होता है या जनता की जो सोच होती है उसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो हिमाचल प्रदेश की जनता एक तो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, दूसरा पढ़ी लिखी है और तीसरा मैं ये समझती हूँ कि वो जानती हैं कि उनके लिए बेहतर विकल्प क्या होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में यानी इसी साल अंत में कांग्रेस की जो है प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। आम आदमी हमको सिखाएगी कांग्रेस, जिसने कि हिमाचल प्रदेश को कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कांग्रेस के नाम से अंकित ना हो। विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, IITs, IIM, हॉस्पिटल्स, सब कुछ जो है कांग्रेस की देन है। मेडिकल कॉलेजेस। आम आदमी पार्टी ठीक है, सपने देखना बुरी बात नहीं होती है, पर ये सपना जो है मुंगेरी लाल का हसीन सपना जो है साबित होगा। जयराम जी ने वो पहले अपने एम्प्लॉयज़ का जवाब दे ले, फिर हम उनका जवाब देंगे। पहले वो जो OPS पे जवाब दे और जो उनके बाकी सारे जो बच्चे हमारे सड़कों पे भटक रहे हैं, जो IT वाले हैं, आउटसोर्स वाले हैं, किथ एंड किन वाले हैं, उन सब का जवाब दे। जयराम को जवाब जो है अक्टूबर-नवंबर में खुद ही मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस पे बैंड को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की जयराम सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी वर्कओवर में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें पेमेंट का आश्वासन दिया था, लेकिन बजट भाषण में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट प्रथा पूरी तरह से खत्म करने के साथ ही नियमित रूप से सभी विभागों में भर्ती करने की मांग की है। ये कहा कि पुलिस जो है एक डिसिप्लिन फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स है और इस शासन में पहली दफ़ा हुआ कि पुलिस के लोग जो है वो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करते हैं। और क्योंकि आपने ये तो आपको मालूम है कि जनता आक्रोशित है, इस शासन में अराजकता फैली हुई है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराज़गी है क्योंकि उनके मसले हल नहीं किए गए। तो पुलिस में भी यही है कि वो चाहते हैं कि पे बैंड का जो मसला है उनका दूसरी सेवाओं के साथ उनको समानांतर जो है उनको मिलना चाहिए। लेकिन आप ये करते हैं कि आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था कि आप 2 साल के करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज
और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि पुलिस वाले जो है कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हैं, वो रेगुलर है और उनकी सेवाओं का स्थिति ऐसी है कि इसमें प्रॉब्लम है या जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं। लेकिन जब आपने एक बार उनसे बात कर ली और आपने कह दिया, लेकिन आपने उसको बजट में रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो हमारा तो ये कहना है कि अब कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम ही प्रणाली समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो आ गया, इससे तो आप 2 साल प्रोबेशन कर दो और रेगुलर सर्विस लोगों को दो, सबको एक स्थायी नौकरी सबको मिलेगी, पुलिस को भी स्थायी नौकरी मिलेगी। अगर सामान्य कर्मचारी को 2 साल बाद एक वेतन मिलता है, पुलिस वाले को 8 साल बाद मिलता है, अब आप कहते हैं हम 5 साल बाद 5 साल कर देते हैं, तो फिर भी कोई समानता नहीं आई। तो इसलिए सेवाओं में समानता लाने की ज़रूरत है, इक्वेट करने की ज़रूरत है। और यही बात जो है लगभग हमारे डीएसपी की भी है। डीएसपी लगातार मांग करते आ रहे हैं कि उनको जो है उनका रैंक में बढ़ोतरी की बात है, पैसा लगने की बात नहीं है। एडिशनल एसपी बन जाएंगे, 10-10 साल से 12-12 साल से वो लोग जो है उनको तरक्की नहीं मिली है। हर दरबार पे चौखट पे उन्होंने दस्तक दे दी है। सिर्फ स्टार लगाने की बात है, यूनिफॉर्म का मसला है उनका, जो भी उनका रैंक का मसला है, ज़्यादा तो उसमें ज़्यादा है नहीं। ऐसे ही एडिशनल डीजीपी का मसला था, अभी हमने क्वेश्चन लगाया था, तो 2 पोस्टें खाली थी और एलिजिबल लोग यहाँ भी है, लेकिन कह रहे हैं कि दिल्ली से जब लोग आएंगे तब हम तरक्की देंगे। तो ये सारे मसले जो थे, इसी ढंग से जो है होम गार्ड वालों के था, वो चाहते थे कि उनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी लेके आए सरकार, ऐसा नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड वालों के भी मसले हमारे पास लगातार आए थे। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में आगामी आदेशों तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। आपको बताते चलें कि बीड में पैराग्लाइडिंग के दौरान पायलट और पर्यटक की मौत के बाद प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के लिए कहा गया है। डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल की माने तो 15 दिनों के भीतर सभी औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया तो इस प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया जाएगा। 8 मार्च को वहाँ पे एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ बीड के पैराग्लाइडिंग साइट पे, तो इसमें 2 लोगों ने अपनी जो जान है वो बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से गंवाई। और एक इंसिडेंट ऐसा था जिसमें जो पैराग्लाइडर है उसके साथ उलझ गए लोग और उसी में अपना उलझ के दे वर टेकन ऑफ, और वहाँ से जब सस्पेंड हुए और नीचे गिरने के बाद उनकी बहुत जो अनफॉर्चुनेट मृत्यु हुई। तो इसमें पिछले मंथ कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे सभी स्टेक होल्डर्स को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को, एसोसिएशंस को, एसडीएम्स को, परंतु जब हमने कल इनका जब कंप्लायंस लेवल देखा तो बहुत पुअर कंप्लायंस थी। जो डिसीजंस, जो डायरेक्शंस पास की गई थी लास्ट मंथ, उनका कहीं ना कहीं जो कंप्लायंस है वो नहीं हुआ था। तो इस वजह से जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसको इन्वोक किया गया है और जो पैराग्लाइडिंग है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर वो कंप्लीट रूप से बैन कर दी गई है। और साथ ही साथ कुछ डायरेक्शंस हमने फिर दिए हैं जो मिनिमम बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके अंदर एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पायलट्स एंड ऑपरेटर्स और उनकी एसोसिएशन को इंडिकेट करना, जितने हमारे इक्विपमेंट हैं पैराग्लाइडिंग के लिए यूज़ होते हैं उनको सेफ टू फ्लाई जो सर्टिफिकेशन है वो टूरिज्म विभाग की एक टेक्निकल कमेटी द्वारा दी जाती है, उसके बारे में टूरिज्म डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ 2 हमारी पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं यहाँ पे इंद्रूनाग और बीड, इसमें 2 लेवल पे जो चेक हैं, एक तो एन रूट जो हमारा टेक ऑफ साइट है एंड एट द टेक ऑफ साइट ये जो पर्सनल है वो एसडीएम्स उनको एंगेज करेंगे और वहाँ पे जो चेकिंग है कि जो पायलट उड़ा रहा है, जो इक्विपमेंट जिसको वो उड़ा रहा है वो दोनों सर्टिफाइड हैं, वो दोनों सेफ हैं यूज़ करने के लिए। इसके ऊपर जो एक अपना जो चेक होगा इन 2 लेवल्स पे किया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे एक लोकल जो रेगुलेटरी कमेटी है एसोसिएशंस के साथ मिलके उसका भी जो गठन है वो किया जाएगा, ताकि जब भी कोई पायलट टेक ऑफ करता है तो एक मार्शल के रूप में जो वो लोकल रेगुलेटरी कमेटी है वो सभी जो हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनकी कंप्लायंस को चेक कर सके। और ये भी कहा गया है कि जब ये इन डायरेक्शंस की कंप्लायंस होगी उसी के बाद जो बैन है पैराग्लाइडिंग पे उसके डिसीजन को रिव्यू किया जाएगा। बिलासपुर में नलवाड़ी मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि 17 मार्च से बिलासपुर में शुरू होने वाले नलवाड़ी मेले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। लूणू मैदान को साफ सुथरा करने के बाद प्लाट आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सदर एसडीएम सुभाष गौतम की देखरेख में मेले स्थल पर प्लाट आवंटित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक मेले पर 200 प्लाट बिक चुके हैं, वहीं प्रशासन की ओर से 442 प्लाट स्थापित किए गए हैं। जानकारी देते हुए सदर एसडीएम
ने बताया कि मेले में कुश्ती व प्रदर्शनी सहित सांस्कृतिक संध्या का आयोजन काफी आकर्षक होगा। वहीं पशुओं की प्रदर्शनी में उपहार राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इस दौरान डॉग शो को भी आयोजित किया जाएगा। वहीं अच्छी नस्ल के पशुओं को आमंत्रित किया जाएगा ताकि किसान प्रेरित व प्रोत्साहित हो सकें और व्यावसायिक दृष्टि से उन्हें लाभ मिल सके। तो बिलासपुर का नलवाड़ मेला है, ये 17 तारीख से शुरू होगा और 23 मार्च को है फाइनली कल्मिनेट होगा। इसके लिए अलग अलग उप समितियों द्वारा जो उनको कार्य सौंपे गए हैं उसके बारे में कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि स्टॉल आवंटन का कार्य चला हुआ है, डोम झूले लगाने के बारे में जो ऑक्शन प्रोसेस है वो फाइनलाइज हुई हैं और स्टेज निर्माण का कार्य जो है लगभग स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से जो विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जानी है उसके बारे में जो है डिस्कशंस चली हुई हैं और जो भी तैयारियां पूर्व वर्ष में की जाती रही हैं उन्हीं तैयारियों को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है तैयारियां की जा रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम आज समाप्त हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि सिरमौर जिला मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आज समापन हुआ। इस दौरान सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये 2 दिवसीय जिला स्तरीय लोक नृत्य व वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिला भर से 30 टीमों ने भाग लिया, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पद्मश्री अवॉर्डी विद्यानंद सरैक ने कहा कि सिरमौर जिला अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से ही लोक संस्कृति को जिंदा रखा जा सकता है। भाषा, कला और संस्कृति विभाग द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता और लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें जिला भर की 30 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टीम को राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा और आज के इस समापन समारोह में पद्मश्री श्री विद्यानंद सरायक जी को उपायुक्त महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सिरमौर एक ऐसी धरती पर आए हैं जहाँ अनादिकालीन संस्कृति छिपी है और उसका प्रमाण हमारी गिरि नदी है। गिरि नदी के गिरिवार और गिरिपार सिरमौर बसा है। यहाँ की अनादिकालीन संस्कृति है जो विरासत में इन्होंने बेचारे ने गरीब कलाकारों ने किस तरह से पाली और आज तक परोसी में। इस संस्कृति में जहाँ संगीत है, जहाँ नृत्य है, जहाँ लोक नाट्य है, जहाँ हमारे लोक वाद्य है और जहाँ लोक साहित्य गहारों, बारों, पवाड़ों, साकों में है, ये एक बहुत अमूल्य धरोहर है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।